Now come to the next slide on the same long poem, The Light of Asia. About the poem. अब देखिए इसमें about the poem, इस पोएम के बारे में थोड़ा सा इसको भी जानना ज़रूरी है। ये लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश लिटरेचर का एक मास्टरपीस माना जाता है। ये फुल लेंथ एपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एपिक होने के सारे कैरेक्टर हैं। बड़ी पोएम जैसे महाभारत और रामायण जितनी बड़ी तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी एपिक के बराबर इसलिए कही जाएगी क्योंकि इसका पूरा बाकी चरित्र जो है वो बड़ी एपिक से मिलता है। इसमें एक बड़े व्यक्ति का वर्णन है, फिर इसमें जिस तरीके से लिखना चाहिए उस तरीके से इसे लिखा गया है, और इसका नैरेटिव स्टाइल जो है वो एपिक का पूरी तरह दिया हुआ है। फिर इसमें ये बुक जनरली जो एपिक्स होती हैं वो यूनिवर्सल अपील की होती हैं, यानी पूरे संसार भर के लोग उसे पढ़ते हैं, सबके इंटरेस्ट की ये होती हैं। और इस बुक में भारत के हिस्ट्री और उसके ट्रेडिशन के बारे में हम समझ पाते हैं जब हम इस बुक को पढ़ते हैं, और इसी तरह सारे एपिक्स को पढ़ने के बाद समझा जाता है। तो इसमें एपिक होने की सारी क्वालिटी है। ये मैं आपको इसको आप ज़रूर इस लेक्चर को सुनिए, इसलिए सुनिए कि कुछ लोग जो हैं वो जो क्वेश्चन 4 जिसमें ट्रांसलेशन आता है हिंदी से इंग्लिश, उसमें ट्रांसलेशन के अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं। अगर कभी आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वैसे इसका शायद 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो इस बुक द थर्ड द लाइट ऑफ एशिया के बुक द थर्ड वाले हिस्से से पूछा जाता है। ठीक है। फिर इसमें एक बहुत बड़ी बात है एपिक होने की, एक क्वालिटी ये है कि इसमें यूनिवर्सल यानी जो संसार भर में पूरा मान्यता मिली रहती है, ऐसी मॉरल वैल्यूज़ जो कि लव हैं, नॉन वायलेंस हैं, उनके बारे में बातें की गई हैं। सो द मॉरल qualities or the moral values which are universal in nature, that is of love, of non-violence, these have been discussed here. फिर इसमें जो गौतम बुद्ध की टीचिंग है वो भी लव और नॉन वायलेंस पे ही बेस्ड है। ठीक है। और ये इसलिए बुक को हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली लिटरेरी इन नेचर बट इट इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक किताब भी है। फिर बुक जो है वो आपके 8 हिस्से में लिखी गई है। जैसे इसमें बुक द थर्ड है तो ये बुक द फर्स्ट, बुक द सेकंड, ऐसे करते करते बुक 8 तक लिखी गई है। 8 बुक में लिखी गई है। इसमें से फर्स्ट और सेकंड हिस्सा जो है गौतम बुद्ध के बचपन को और थोड़ा बड़े होने तक का उनका दिखाता है। बुक द थर्ड में उनके घर छोड़ने तक की स्थिति को दिखाता है। उसके आगे फिर वो जो अपनी इटर्नल क्वेस्ट पे निकल गए स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर, और संसार को मोह माया के बंधन से बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ जा कर के उन्होंने फिर संदेश दिया अपना, ये सब चीज़ें उसमें हैं। आगे के जीवन के बारे में है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे नहीं है बुक द थर्ड में। सिर्फ हमें जब वो बड़े हो गए और उसके बाद जब उन्होंने कुछ सोच करके अपना बाद में उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया। ओनली दिस मच वी हैव टू रीड। ठीक है, इतना हमें पढ़ना है। और इसमें आप जब इसको पढ़ेंगे तो जो एपिक में और दूसरे एपिक्स में भी होता है, इस एपिक में भी आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत ही विविड मतलब खूब खुल करके कोई बड़ी सी जैसे पिक्चर सी बन गई हो, पिक्चरस्क थिंग्स इसमें आपको मिलेंगी। इसमें एक पैथेटिक चीज़ है। पैथेटिक क्या है? प्रिंस है, प्रिंस सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बनेंगे, लॉर्ड बुद्धा के रूप में आएंगे।
उनका बहुत ही पैथेटिक पिक्चर हमें यहाँ दिखाई जाएगी। फिर जब हम इसको पढ़ते हैं इस पोएम को, तो हमें पैलेस और बूढ़े आदमी का सीन, फिर उनके राज्य में जो उनकी राजधानी थी उस शहर का सीन, ये सब इतना जीवंत कर दिया गया है, इतना ये क्लियर है और इतना अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन सच अ वे दैट इट इज़ जस्ट ऑसम। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो पोएम में मेन बात कही गई है वो प्रिंस का पैथेटिक बिहेवियर है, जो आप यहाँ पढ़ेंगे केवल उसके बारे में बात हो रही है वैसे अभी। फिर उसके बाद वे कैसे अपनी युवावस्था में कैसे वो एक फिक्स स्टेट में रहते हैं, और कैसे जो है उनके ऊपर जैसे वो हमेशा टॉर्मेंटेड स्टेट में रहते हैं, हमेशा मतलब जैसे उनके ऊपर कुछ उन्हें समझ में नहीं आ, वे हमेशा परेशान हैरान, और जैसे उनके ऊपर कुछ हो रहा है लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं। फिर कैसे वो शॉक्ड रहते हैं, कैसे वो स्टन्ड हो जाते हैं हमेशा हर बात से, और कैसे नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश में वे हमेशा दुख से भर जाते हैं। ये सब उनका सब दिखाया गया है। संसार की सफरिंग्स को देख करके वे खुद कैसे द्रवित हो जाते हैं। हिज वूज एंड हिज सफरिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड हियर। फिर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो एपिकल स्टाइल के लिए सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वो है कि खूब उसको बढ़ा चढ़ा करके बखान किया जाता है एपिक्स में लोफ्टी और एक्सॉल्टेड लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। वो इसमें भी यूज़ किया गया है क्योंकि यही एपिकल स्टाइल में सूटेबल होती है। फिगर ऑफ स्पीच खूब यूज़ किए जाते हैं, है ना, महाभारत में भी है, रामायण में भी है। उसी तरह सिमिली और मेटाफर और बाकी दूसरे और सब इसमें यूज़ किए जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिर ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और इसका मीटर जो आप अभी शायद नहीं समझ पाएंगे, ये इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। और ये बुक एक्चुअली इट्स अ मैसेज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, पूरब की तरफ से पश्चिम को ये किताब एक मैसेज देती है। तो यानी ये एक ग्लोबल ब्रांड है। और इस किताब को महात्मा गांधी ने भी हाईली एस्टिमेट किया है और कहा है कि उन्होंने भागवत गीता से भी ज़्यादा उन्हें द लाइट ऑफ एशिया में इंटरेस्ट आया।